पादक फिश अंडरस्कोर क्रीक। वे दो किरणें दृश्य थी और इन दृश्यों का स्वामी आकाश में उड़कर मैदानी क्षेत्र का अवलोकन कर रहा था। ये दोनों दृश्य नीचे की ओर चमक रहे थे, मैदानी क्षेत्र को सुनहरी चमक से जगमगा रहे थे। ये दृश्य पहाड़ की तलहटी में बसे इस छोटे से गांव से गुजरकर दूर चले गए। किन म्यू ने राहत की सांस ली और दरवाजा खोलकर आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि दो तारे अपने रास्ते में प्रकाश के स्तंभों की तरह चमक रहे थे, जो आगे बढ़ते हुए 2-3 मील के दायरे में फैल रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ भाई बाशान कैसे हैं। वह सचमुच थोड़ा चिंतित था। जो लोग अभी अभी वहां से गुजरे थे, वे रोलन के स्वर्ण महल के प्रखर साधक रहे होंगे, जो ओझा राजाओं के स्तर के थे। रास्ता ढूंढते हुए इस ओझा राजा को ये गांव नहीं मिला, क्योंकि हरे बैल ने कोई निशान नहीं छोड़ा था और जंगल में छिपे इस गांव में कोई दिया नहीं जला था। यहाँ के सभी लोग बुजुर्ग थे और वे सब बहुत जल्दी सो जाते थे। हालांकि इस जादूगर राजा के लिए उन्हें खोजने में सक्षम होने का मतलब था कि चांसलर बाशान उसे रोक नहीं सकते थे, जो कि संभवतः या तो चांसलर बाशान घायल हो सकते थे या उन्हें घेर लिया गया था। चलो सोने जाते हैं। किन म्यू ने लिंग युक्सियू की ओर एक छोटी जेड बोतल फेंकी और कहा, बहन, ड्रैगन की लार आपके शरीर के घावों पर आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है। बिस्तर पर जाने से पहले आपको अपने शरीर पर थोड़ी सी लार लगा लेनी चाहिए। हम सुबह तुरंत निकलेंगे। लिंग युक्सियो ने सिर हिलाया और कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उस लड़की ने दरवाजा खोला और अपना सिर बाहर निकाला। उसके खूबसूरत काले बाल उसकी छाती के सामने लटक रहे थे, जिससे उसका आधा चिकना कंधा दिखाई दे रहा था और बाकी शरीर दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। उसने शर्माते हुए कहा, चाय वाले, कुछ जगहें ऐसी हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, इसलिए मुझे उन्हें मलने में असुविधा हो रही है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हो लिंग उत्साह से दौड़कर आई और मुस्कुराई, मैं आपकी मदद करूंगी। युवा स्वामी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। वह रात शब्दों के बिना थी। अगले दिन भोर से पहले किन म्यू थोड़ा स्ट्रेचिंग करने के लिए उठे। गांव के बुजुर्ग भी उठ गए थे और मुर्गियों को दाना डालने की आवाज सुनाई दे रही थी। भेड़ों को भेड़ों के बाड़े से बाहर खदेड़ने और बुजुर्गों के एक दूसरे को बधाई देने की आवाजें भी आ रही थीं। एक पल के लिए किन म्यू को लगा कि वे महान खंडहरों में स्थित विकलांग बुजुर्गों के गांव में लौट आए हैं। छोटे जोड़े, क्या तुम जाग गए? नाश्ता तैयार है, तुम मेरे घर खाना खाने आ सकते हो। बाहर से बूढ़ी दादी की आवाज आई। किन म्यू ने स्वीकार किया और हो लिंग को बिस्तर से उठाकर इस जीर्ण शीर्ण घर से बाहर ले जाने से पहले लिंग युक्सियू और हरे बैल को जगाने के लिए आगे बढ़ा। इसी समय गांव के बाहर से आवाज आई, यहां एक गांव है, चलो रास्ता पूछते हैं। कौन सा रास्ता पूछो, मेरा खो जाना असंभव है। गुस्से से भरी एक आवाज ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं पहले भी वहां गया हूं और 100 दिनों तक गेट को बंद रखा है, मैं कैसे खो सकता हूं। किन म्यू स्तब्ध रह गया और उसने अविश्वसनीय दृष्टि से देखा और तुरंत गांव के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। पूछने में कोई हर्ज नहीं है, तुमने कहा था कि तुम्हें रास्ता याद है, फिर भी हम इतने लंबे समय तक मैदान के चारों ओर घूमते रहे। मैं उस बेचारे अपंग की तरह नहीं हूं जो इतनी तेज दौड़ सकता है। किन म्यू तेज कदमों से गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और देखा कि एक अंधा आदमी बांस की छड़ी लिए चला आ रहा है। उसके बगल में एक अधेड़ बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी दाढ़ी रूखी थी और पीठ पर सुअर काटने वाले 2 चाकू रखे हुए था, जिससे वह शैतान लग रहा था। किन म्यू हैरान और खुश हुआ। वह जल्दी से दौड़ा और बिना कोई कारण बताए उस अधजले बूढ़े को कसकर गले लगा लिया। फिर उसने अधजले बूढ़े को एक तरफ फेंक दिया और सूखे और दुबले पतले बूढ़े को कसकर गले लगा लिया। कसाई, क्या मैंने नहीं कहा था कि हम गलत रास्ते पर चले गए? उस अंधे आदमी ने किन म्यू से बचने के लिए तुरंत अपना सिर घुमा लिया। उसने संघर्ष किया और एक कोने में पड़े स्तब्ध कसाई की ओर देखा। तुम मुझे महान दीवार के उस पार ले आए और देखो क्या हुआ। तुम मुझे महान खंडहरों में वापस ले आए। हम अपने गांव वापस आ गए हैं। व्यूअर, छोड़ो, मेरा दम घुट जाएगा। गांव का मुखिया कहाँ है? क्या दादी भी वापस आ गई है? औषधालय, औषधालय, छिपना बंद करो, मैंने तुम्हें देख लिया। कुछ देर बाद ब्लाइंड और बुचर ने गांव के बुजुर्गों का अभिवादन किया। जब गांव के बुजुर्गों ने देखा कि वे उनसे भी ज्यादा उम्रदराज और विकलांग हैं, तो वे उनकी दिल खोलकर प्रशंसा करने लगे और मन ही मन कहा कि वे बूढ़े होते हुए भी मजबूत हैं। लिंग युक्सियो अपने बाल धोने के बाद अपने कमरे से बाहर आई और जब उसने उन 2 बुजुर्गों को देखा तो चौंक गई। वह तुरंत अपने कमरे में वापस भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये वही 2 बुजुर्ग हैं जिन्होंने उस दिन सरजिंग नदी पर मुझे और लिटिल जनरल किन को डरा दिया था। किन म्यू ने गांव के सभी बुजुर्गों को नजरअंदाज करते हुए अपनी कमर पर टंगा बोरा निकाला। बोरे के निचले हिस्से को ऊपर धकेलते हुए उसने अंदर हाथ डालकर सामान ढूंढा
2 टांगे निकाली और फिर शरीर का बचा हुआ आधा हिस्सा बाहर निकाला और बोला, दादा कसाई, क्या ये सुनहरा निचला शरीर वही है जो आपने खोया था? नहीं, यह मेरा शरीर नहीं है। कसाई ने इस सुनहरे निचले शरीर को गौर से देखा और एक क्षण बाद चाकू से एक टुकड़ा काट दिया। बहते हुए सुनहरे खून को छूकर उसने संदेह से कहा, यह शरीर ग्रैंड शमन का लगता है। मैं इस बूढ़े से एक बार लड़ चुका हूं और मैं इसके खून से अच्छी तरह वाकिफ हूं। यह निचला शरीर लगभग मर चुका है, इसलिए बेकार है। किन म्यू भी उस सुनहरे खून को छूने के लिए आगे बढ़ा जो आधा जम चुका था। हालांकि उसमें अभी भी एक अग्नि तत्व छिपा था और खून की एक बूंद उसकी उंगली पर छटपटा रही थी, उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। किन म्यू ने तुरंत अपनी प्राण ची को क्रियान्वित किया और उसे वर्मिलियन बर्ड प्राण ची में बदल दिया ताकि वह लगातार जलती रहे। खून की इस बूंद को वाष्पित करने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। चूंकि यह ग्रैंड शमन का निचला शरीर है, इसलिए दादाजी बुचा का निचला शरीर ग्रैंड शमन पर होना चाहिए। वह बूढ़ा बदमाश सचमुच मेरी इतनी प्रशंसा करता है। कसाई ने अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए प्रसन्न होकर कहा, तो फिर जो बेटे उसने पैदा किए वे उसके बेटे हैं या मेरे? उसके चेहरे पर दाढ़ी के बाल लोहे के कांटों जैसे थे। जब उसका हाथ उन पर जाता तो खरोंचने की आवाज आती। जितना अधिक वह सोचता, उतना ही अधिक वह स्वयं से प्रसन्न होता और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाता। ब्लाइंड ने न तो बहुत तेजी से और न ही बहुत धीरे से कहा, यदि उसने सचमुच एक पुत्र को जन्म दिया है, या कई पुत्रों को भी, तो क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे? कसाई हक्का बक्का रह गया और उसका चेहरा तुरंत कड़वाहट से भर गया। पहले जो खुशी उसके चेहरे पर थी, वह अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ब्लाइंड के एक वाक्य से बुचा हक्का बक्का रह गया। फिर ब्लाइंड ने किन म्यू से पूछा, मूअर, तुम यहां क्यों हो? किन म्यू ने उन्हें पूरी कहानी बताई और ब्लाइंड चिल्लाया, तुम सच में रोलन के गोल्डन पैलेस का गेट बंद करने गए थे? बहुत बड़ी हिम्मत। मैं बुचा के साथ रोलन के गोल्डन पैलेस भी जाना चाहता था। हमें पता चला है कि बुचा के शरीर का निचला हिस्सा रोलन के गोल्डन पैलेस ने छीन लिया था। बुचा ने कहा कि अगर हम उसे ढूंढ भी लेते हैं, तो उसे नहीं पता कि उसे वापस जोड़ा जा सकता है या नहीं। किन म्यू मुस्कुराया, अगर निचला शरीर मृत है, तो यह निश्चित रूप से असंभव है। लेकिन चूंकि दादाजी कसाई का निचला शरीर ग्रैंड शमन के शरीर पर है, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से इसे अपने शरीर से तब जोड़ा होगा जब यह अभी भी जीवित था। जब तक हम ग्रैंड शमन को ढूंढ लेते हैं और उसके निचले शरीर को अलग कर देते हैं, मैं दादाजी कसाई को उसका शरीर फिर से जोड़ने में मदद कर सकता हूं। अंधे ने मुस्कुराकर कहा, यह तो छोटी सी बात है। इस दुष्ट को मार डालो, अब यह पूरा हो जाएगा। पहले तो इसके पास एक चिड़िया भी नहीं थी। कसाई गुस्से से भर गया, मैं अपनी महत्वपूर्ण क्यूई को अपने शरीर में बदल सकता हूं। तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे पास कोई पक्षी नहीं है? मैं पेशाब और मल त्याग आसानी से कर सकता हूं। उन दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया, जिससे किन म्यू को सिरदर्द होने लगा। किन म्यू ने तुरंत कहा, वरिष्ठ भाई बाशान अभी भी रोलन के स्वर्ण महल में फंसे हुए हैं और उनकी स्थिति अज्ञात है। दादाजी। बुचा ने अपना सिर हिलाया, उस बदमाश की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके मुंह पर दरवाजा नहीं है और वह बिना रुके कुछ भी बोल देता है। मैं उससे इटर्नल पीस में मिला था और वह अभी तक गलत बातें कहने से नहीं मरा था। मुझे उसका जिद करना पसंद नहीं है और मुझे उससे परेशान होने का डर था, इसलिए मैं वहां से चला गया। हालांकि उसने ऐसा कहा था, वह तुरंत रोलन के स्वर्ण महल के लिए रवाना होना चाहता था। आखिरकार उसे चांसलर बाशान की सुरक्षा की भी चिंता थी। हो लिंगा और लिंग युगसियू ने सामान समेट लिया था और लिंग युगसियू उस बूढ़ी दादी और बुजुर्ग के घर कुछ सोने की सिलियां छोड़ने गया। हालांकि वे सिर्फ एक रात के लिए रुके थे, फिर भी उन्हें उनका आतिथ्य मिला। इसके अलावा गांव के सभी बुजुर्ग बहुत बूढ़े थे और गांव में कोई जवान नहीं था। उनके लिए कुछ पैसे छोड़ने से उन्हें बुढ़ापे में मदद मिलेगी। कसाई ने लिंग युगसियू को देखा। स्पष्ट रूप से इस 7वीं राजकुमारी को भूलते हुए वह मुस्कुराया, रास्कल की दृष्टि अच्छी है, ये लड़की आधी बुरी नहीं है। लिंग युगसियो ने साहस जुटाया और उनका और ब्लाइंड का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। हरा बैल सुबह चरने के लिए बाहर चला गया था, वह अभी तक वापस नहीं आया है। चलो हम चलें और उसे खोजें। गांव से बाहर निकलकर सब लोग एक विशालकाय हरे बैल को मैदान में घास चरते हुए देख रहे थे। चरते हुए उसके आंसू बारिश की तरह बह रहे थे और वह बुदबुदा रहा था, जब से मैंने बूढ़े मालिक की बात मानी है, मैं हमेशा सब्जियां खाता रहा हूं, घास कभी नहीं। बूढ़े मालिक ने मेरे लिए फूल उगाने के लिए दर्जनों एकड़ सब्जी के खेत भी बनवा दिए। हो लिंगा आगे बढ़ी और बोली, दूसरे बैल, रोना बंद करो। तुम्हारे पुराने मालिक का पुराना मालिक यहां है, तुम्हारे पुराने मालिक के लिए आशा है।
हरे बैल का चेहरा तब बदल गया जब उसने ब्लाइंड और बुचर को देखा, जिनके पास केवल ऊपरी शरीर ही बचा था, और उन्हें उनकी क्षमताओं पर संदेह हुआ। सभी लोग बैल की पीठ पर सवार हो गए और किन म्यू ने कहा, चिंता मत करो हरे बैल, वे बहुत शक्तिशाली हैं। चलो जितनी जल्दी हो सके रोलन के स्वर्ण महल में चलें और वरिष्ठ भाई बाशान को बचाएं। हरा बैल उसी रास्ते से वापस दौड़ सकता था जिस रास्ते से आया था। लिंग युक्सियो ने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल में छिपा हुआ छोटा सा गांव दिखाई नहीं दे रहा था। उन कुछ बुजुर्गों ने कहा था कि महान दीवार के उस पार के कुछ खान इस समय आपस में लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि महान दीवार के उस पार के लोग भी शाश्वत शांति साम्राज्य के उदय से खतरा महसूस कर रहे हैं। लिंग युक्सियो ने खुद को संभाला और कहा, वे भी एक एकीकृत साम्राज्य बनाने की सोच रहे हैं ताकि अनंत शांति साम्राज्य का सामना करने के लिए पूरी ताकत जुटाई जा सके। बर्बरदी साम्राज्य का ये खान एक महान महत्वाकांक्षा वाला महान नेता होना चाहिए। अगर वह महान दीवार का एकीकरण करता है तो मुझे डर है कि हमारे अनंत शांति साम्राज्य के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, खासकर अब जब हमारे अनंत शांति साम्राज्य में अक्सर नागरिक अशांति होती रहती है। किन म्यू ने सिर हिलाया, रोलान के स्वर्ण महल का यही इरादा होगा। रोलान का स्वर्ण महल आखिरकार पवित्र भूमि है। अगर वे बर्बरदी साम्राज्य के खान का समर्थन करते हैं तो उनके लिए महान दीवार का एकीकरण करना मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि रोलान का स्वर्ण महल भी हिचकिचा रहा है क्योंकि वे एक और शाश्वत शांति साम्राज्य के पनपने से डरते हैं, जिससे वे महान दीवार के पार के क्षेत्र पर नियंत्रण खो देंगे। यही कारण है कि बर्बरदी साम्राज्य अब तक महान दीवार के पार के क्षेत्र का एकीकरण नहीं कर पाया है। लिंग युक्सियो ने इस पर कुछ विचार किया और यह वास्तव में उचित था। हालांकि अनंत शांति साम्राज्य के 3 सबसे बड़े पवित्र स्थल, दाओ संप्रदाय, महान वज्रपात मठ और स्वर्गीय शैतान पंथ, अनंत शांति साम्राज्य का समर्थन नहीं कर रहे थे। न केवल उन्होंने समर्थन नहीं किया, बल्कि अभी भी कुछ संप्रदाय उनके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे थे। यदि बारबेरियन डी एम्पायर को रोलन के गोल्डन पैलेस से पूर्ण समर्थन प्राप्त होता तो संभवतः उनके पास अनंत शांति साम्राज्य पर आक्रमण करने की शक्ति होती। हरा बैल लगभग आधे दिन तक दौड़ता रहा, तभी ब्लाइंड ने अचानक कहा, रुको। हरा बैल तुरंत रुक गया। ब्लाइंड ने दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां जाओ, मैं देख रहा हूं कि लोग वहां लड़ रहे हैं। हरा बैल हैरान था, अंधे ने वहां लोगों को लड़ते हुए देखा, उसने उन्हें कैसे देखा? हालांकि ब्लाइंड से सवाल करना उसके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए वह केवल अपनी दिशा बदल सका और दक्षिण पश्चिम की ओर भागा। लिंग युक्सियो भी थोड़ा हैरान हुई और उसने किन म्यू की तरफ देखा। किन म्यू ने समझाया, दादाजी ब्लाइंड की नजर हमारे गांव में सबसे अच्छी है। ब्लाइंड को खुद पर गर्व था। लिंग युक्सियो ने उसकी आंखों को देखा और पाया कि उसकी आंखों के गड्ढे बिल्कुल खाली थे और अंदर कुछ भी नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, ब्लाइंड की नजर सबसे अच्छी क्यों है? इसमें क्या तर्क है? हरे बैल के दिशा बदलने के कुछ ही देर बाद उन्हें अचानक एक चाकू जैसी रोशनी पहाड़ को चीरती हुई दिखाई दी। हालांकि लंबी दूरी के कारण उन्हें केवल मंद किरणें ही दिखाई दे रही थीं। तभी उन्होंने ब्लाइंड की अंतहीन प्रशंसा की। लिंग युक्सियो हैरान था, वह वास्तव में अंधा है। बुचे ने भी कहा, ब्लाइंड की दृष्टि वास्तव में अच्छी है। यदि आपको कोई त्रुटि विज्ञापन। किन म्यू ब्लाइंड की ईश्वरीय आंखों की क्षमता को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसे लंबे समय से इसकी आदत थी। हालांकि ब्लाइंड की आंखें देख नहीं सकती, फिर भी वह जो देख सकता था वह बाकियों से कहीं ज्यादा था। वह खड़ा हुआ और दूर तक देखने लगा। उस पहाड़ के चारों ओर अभी भी सुनहरी रोशनी की किरणें घूम रही थीं। हरा बैल पूरी ताकत से दौड़ा और उस पहाड़ के और करीब पहुंच गया। कुछ ही देर बाद प्रकाश की किरणें और भी घनी होती गईं और पहाड़ के चारों ओर इधर उधर तैरने लगी, मानो पहाड़ को घेरे हुए झरने हों। जब वे और करीब पहुंचे तो उन्हें सुनहरी रोशनियों में अनगिनत चीजें दिखाई दी। ये शमन राजाओं की दिव्य कलाएं थीं और सुनहरी रोशनियों के भीतर घुमावदार चाकू छिपे हुए थे। कुछ सुनहरी रोशनियों में सुनहरे इंसान थे तो कुछ में सुनहरे अजगर लुढ़क रहे थे। शमन राजाओं की शक्ति अद्भुत थी और केवल दिव्य सत्ता क्षेत्र में साधना करने वाले शमन ही शमन राजा कहला सकते थे। हालांकि रोलन का स्वर्ण महल आखिरकार महान दीवार की पवित्र भूमि थी। जिन शमन राजाओं ने उनका पीछा किया था वे ज्यादातर जीवन और मृत्यु क्षेत्र के थे और यहां तक कि दिव्य सेतु क्षेत्र में एक पंथ गुरु स्तर का अस्तित्व भी था। हरा बैल तेजी से आगे बढ़ा और उस पहाड़ से सिर्फ 3 मील दूर था। किन म्यू ने फिर से देखा तो पहाड़ के चारों ओर 8 दिशाओं में एक एक ओझा राजा था। सिर और मानव शरीर वाला जादूगर राजा एक गोलाकार दर्पण पकड़े हुए था। वह दर्पण विचित्र था और उसमें से 12 बर्फ सफेद हड्डियां निकल रही थीं। दर्पण हाथ में लिए हुए
दर्पण से सुनहरी रोशनी की एक किरण चमक रही थी। पश्चिम दिशा में तेंदुए के सिर और मानव शरीर वाले जादूगर राजा के हाथ में एक राजदंड था। राजदंड के ऊपर, राजदंड के चारों ओर लिपटी हुई एक पूंछ जैसी कोई चीज थी जो हिल रही थी। वह राजदंड जितनी ही लंबी थी, वहीं राजदंड की नोक पर एक सुनहरी खोपड़ी थी जिसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। दक्षिण की ओर एक 3 सिर वाला सुनहरा आदमी था। उसके 3 भेड़ियों के सिर थे। उत्तर की ओर शमन राजा का एक मानव सिर था और उसकी पीठ पर 2 पंख थे। दोनों पंखों से सुनहरी तलवारें निकल रही थी और तलवार की धाराओं में बदल रही थी जो पहाड़ के केंद्र की ओर बढ़ रही थीं। इस बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम में भी शमन राजा हर आकार प्रकार के थे। कुछ के सिर पर जानवर का साया और 8 भुजाएं थीं, कुछ के 6 पैर थे, कुछ के पंख थे, कुछ के और आंखें थीं, यहां तक कि उनकी हथेलियों पर भी आंखें थीं। यद्यपि किन्व्यू ने ग्रैंड शमन रूडा शास्त्रों को देखा था, फिर भी जब उसने ऐसा दृश्य देखा तो वह इस तकनीक की विचित्रता और शक्ति पर प्रशंसा से विस्मित हुए बिना नहीं रह सका। पर्वत के मध्य में चाकों की रोशनी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से वार कर रही थी, जिससे सभी दिशाओं से आ रही दिव्य कलाएं अवरुद्ध हो रही थीं। पहाड़ की चोटी से बार बार बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थीं। ये चट्टानें घरों के आंगन जितनी बड़ी थीं। ऐसे में लोग दूर से उन्हें साफ साफ पहचान नहीं पा रहे थे। उन्हें नीचे गिरती धूल जैसी चीजें मोटे तौर पर दिखाई दे रही थीं, और पास जाकर ही उन्हें पता चल रहा था कि धूल के ये बादल कितने विशाल थे। चांसलर बाशान और 8 जादूगर राजाओं की दिव्य कलाओं से पहाड़ पहले ही एक नंगे स्तंभ में तब्दील हो चुका था। पहाड़ की केवल उस चोटी पर, जहां चांसलर बाशान खड़े थे, अभी भी थोड़ी हरियाली बाकी थी। बुचर ने एक नजर डाली और राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराया, बिगमाउथ अभी भी मरा नहीं है। चलो वापस चलते हैं। किन्व्यू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। हरा बैल और भी जोर से आगे बढ़ा। पहाड़ की तलहटी तक पहुंचने से पहले ही बुचर अचानक हवा में उठा और एक चाकू की रोशनी ने आसमान को बेमिसाल चमक से चीर दिया। किन्व्यू ने देखने के लिए सिर उठाया और महसूस किया कि रोशनी गायब होने के बाद और भी अंधेरा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी बहुत तेज थी और उनकी आंखों में चाकू का निशान छोड़ गई थी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत तेज थी और आसमान को चीरती हुई निकल गई हो। वह यह निर्धारित नहीं कर सका कि वह कौन सा था। स्वर्ग खान। एक मानव सिर के आकाश से गिरते ही एक विस्मयकारी चीख सुनाई दी। वहां एक सिरविहीन शमन राजा भी था जो अभी भी आकाश में अपने पक्षी पंख फड़फड़ा रहा था, अपनी सुनहरी रोशनी हर जगह बिखेर रहा था। यह उत्तर दिशा में मानव सिर वाला पक्षी शरीर वाला शमन राजा था। उपस्थित सभी शमन राजाओं में से केवल वही दिव्यब्रिज क्षेत्र का पंथ मास्टर स्तर का अस्तित्व था। फिर भी जब वह उसके पास पहुंचा तो बुचर ने उसे चाकू से मार डाला। बुचर युद्ध तकनीक स्कूल से था और कोई भी यह कल्पना कर सकता था कि अगर वह किसी के करीब पहुंच जाए तो क्या होगा। कसाई हरे बैल की पीठ पर स्थिर होकर बैठ गया और उसे आदेश दिया, तुम्हारा बूढ़ा मालिक अब ठीक है, उसे बस थोड़ी और चोटें सहनी होंगी और वह अपना रास्ता निकालकर बाहर निकल सकेगा। हरे बैल, हमें रोलन के स्वर्ण महल में ले चलो। हरे बैल ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या बूढ़ा मालिक अपने बूढ़े मालिक को बचाने नहीं जा रहा है? बूढ़ा मालिक हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता था कि तुम कितने अच्छे थे। मैं उसे क्यों बचाऊं, ताकि वह मुझे परेशान करे? कसाई ने सिर हिलाते हुए कहा, पिछले कुछ सालों से जब मैं गांव में रहा हूं, तो मेरे लिए यहां बहुत शांति थी। जब मैं सोचता हूं कि यह आदमी मुझे परेशान करेगा, तो मेरा सिर दर्द करने लगता है। तुम्हें मेरे कहे अनुसार चलना चाहिए। अगर तुम इसी तरह लंबी बातें करते रहे, तो आज रात हम गोमांस खाएंगे। क्या तुम्हें पता है कि गांव में मेरा क्या काम है? हरा बैल डर के मारे कांप उठा और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह बैल बहुत चालाक था और उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि वह एक कसाई है जो सूअर और गायों का वध करता है। मालिक। पहाड़ की चोटी से चांसलर बाशान की आवाज आई और साफ जाहिर था कि उन्हें चोट लगी है क्योंकि उनकी सांसें ठीक से नहीं चल रही थीं। वे आश्चर्य से चिल्लाए, गुरुदेव, यह आप ही हैं। मुझे पता था कि आप मरे नहीं हैं। आप मुझे इतने सालों तक अनंत शांति में छोड़कर भाग गए थे और खुद बेफिक्र जिंदगी जीने के लिए। आप मेरी भरपाई कैसे करेंगे? मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। जल्दी भागो, बुचर ने कहा। हरा बैल तुरंत रोलन के स्वर्ण महल की ओर भागा। चांसलर बाशान उस पहाड़ से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी बाकी 7 जादूगर राजाओं ने उन्हें घेर लिया, जिससे उनके पास वापस पहाड़ पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। 7 जादूगर राजाओं को अब ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भेड़िए के कान पकड़े हुए हों। उन 8 ने मिलकर चांसलर बाशान को दबाने की कोशिश की थी और उसे मौत के घाट उतारने का फैसला किया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वर्ग खान, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह कई साल पहले मर चुका है,
फिर से प्रकट होगा और उनमें से सबसे शक्तिशाली जादूगर राजा को चाकू से मार डालेगा। उन्होंने मूलतः सोचा था कि हेवन खान उन पर आक्रमण करेगा और चांसलर बाशान का मनोबल बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें रोकने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का प्रयोग किया, जिससे वे भागने में असमर्थ हो गए तथा वे बुरी तरह डर गए। और अब हेवन खान वास्तव में चांसलर बाशान को यहां छोड़कर एक बैल पर सवार होकर भाग गया था। चांसलर बाशान भी हैरान रह गए। अचानक उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने बूढ़े आदमी को कोसना शुरू कर दिया। हरे बैल को उन्हें कमजोर पानी में वापस लाने में लगभग आधा दिन लग गया। कसाई ने ब्लाइंड की ओर देखा और कहा, ब्लाइंड, तुम और मैं मेरे साथ पहाड़ पर चलोगे। अब जब मेरा निचला शरीर गायब है तो मैं उस बूढ़े को नहीं जीत सकता। ठीक है। ब्लाइंड बैल की पीठ से नीचे कूद गया। किन म्यू ने लिंग युक्सियू, हो लिंगा और हरे बैल को रुकने को कहा और कहा, हम अभी वापस आते हैं। लिंग युक्सियू ने अपना सिर हिलाया, सावधान रहो। कसाई कम पानी वाली झील के सामने आया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, बाशान, इतने सालों बाद भी इस बदमाश में कोई सुधार नहीं आया है। वह इस झील को भी नहीं हटा सका। उसने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे खड़े तीनों लोग अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि आसपास का माहौल एक तूफान की तरह उनके सामने खड़े उस बुजुर्ग की ओर बढ़ रहा था, जिसके शरीर का सिर्फ आधा हिस्सा बचा था। यहां तक कि आसमान के बादल भी उस तेज आंधी में बह गए। मैदान की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और बादल काफी नीचे थे, फिर भी वे उनसे 10,000 फीट ऊपर थे और यह बुजुर्ग इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने एक ही सांस में आसमान के सारे सफेद बादलों को अपने पेट में खींच लिया। ये है युद्ध तकनीक स्कूल का सबसे महानतम अभ्यासकर्ता। लिंग युक्सियू का मन कांप उठा। जब से शाश्वत शांति के शाही गुरु ने युद्ध तकनीक के सभी प्रबल साधकों को दांव पर चर्चा के लिए इकट्ठा किया था, तब से युद्ध तकनीक के प्रबल साधक या तो मर गए थे या भाग गए थे, और कुछ ऐसे भी थे जो एकांतवास में चले गए थे। हालांकि उस प्रवचन के बाद युद्ध तकनीकों के शिखर पर खड़े कोई भी मजबूत अभ्यासी नहीं थे। मांस शरीर ही वह चीज थी जिस पर युद्ध तकनीक स्कूल मजबूत था। सभी शीर्ष युद्ध तकनीक चिकित्सकों में एक समान विशेषता थी कि उनके शरीर का एक हिस्सा पहले से ही भगवान बन चुका था। उन्हें जानबूझकर दिव्य कला का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि एक दिव्य कला थी। यह स्पष्ट था कि यह बुजुर्ग, जिसके पास केवल ऊपरी शरीर था, ऐसा ही अस्तित्व था। बुचन ने गहरी सांस ली और झटका मारने से पहले आसपास के सभी बादलों को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर लिया। फुफ! उनके सामने कमजोर पानी वाली झील अचानक ऊपर उठ गई और लहरें ऊंची होती गई मानो समुद्र खड़ा हो गया हो। ऊर्ध्वाधर समुद्र तेजी से पीछे हट गया और सचमुच एक पल में बर्फ के पहाड़ों में बह गया, जिससे बर्फ के पहाड़ों की सभी घाटियां भर गईं। उनके सामने झील सूख चुकी थी और उसमें मौजूद हड्डियां भी बह गई थीं। हालांकि झील का तल अभी भी थोड़ा गीला था, पर कीचड़ नहीं था, क्योंकि कीचड़ को साफ साफ खुरचकर हटा दिया गया था। किन म्यू ने देखने के लिए अपनी स्वर्गीय आंखें खोली और उसने देखा कि झील को ढकने वाला पर्दा भी बुचक की सांस का कोई निशान छोड़े बिना गायब हो गया था। युद्ध तकनीक स्कूल के शीर्ष विशेषज्ञों को भूमि को बदलने के लिए दिव्य मंत्रों की जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसे अतुलनीय रूप से मजबूत शरीर के साथ जो भूमि और मौसम को बदल सकता है, उन्हें दिव्य मंत्रों की आवश्यकता क्यों है? यदि किसी के पास युद्ध तकनीक स्कूल का शरीर, तलवार नियंत्रण स्कूल की तलवार निपुणता और मंत्र स्कूल की दिव्य कलाएं हों, तो क्या वे अजेय नहीं होंगे? किन म्यू ने आंखें झपकाईं और कसाई के पीछे चल पड़ा। उसने जो साधना की थी वह अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक थी, और ये तकनीक हर तरह से अच्छी थी। बस इस तकनीक में कोई दिव्य कला नहीं थी, कोई शरीर शोधन तकनीक नहीं थी, और कोई तलवारबाजी नहीं थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वह अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक की साधना कर रहा था। बुचन ने उसे अपनी शरीर शोधन तकनीक नहीं सिखाई ताकि साधना में उसकी प्रगति में बाधा न आए। दरअसल गांव में हर किसी के पास अपनी अनूठी तकनीक थी, लेकिन किसी ने उसे यह नहीं सिखाया था। रोलन के स्वर्ण महल में तब हड़कंप मच गया जब उन्होंने बुचर को रोलन के स्वर्ण महल के सामने की कमजोर पानी वाली झील को एक ही सांस में उड़ाते देखा। ऐसी अकल्पनीय असाधारण दिव्य कला जादूगर राजाओं के दिलों को कैसे न झकझोर सकती थी। पवित्र हॉल के सामने ग्रैंड शमन अपने राजदंड के साथ खड़ा था। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी की 2 किरणें निकलकर झील की तलहटी पर टहल रहे 3 लोगों पर पड़ीं, जिससे उसकी आंखें फड़कने लगीं। वह स्वर्ण महल का पंथ नेता था। चूंकि वह बुचर के बलवान शरीर से ईर्ष्या करता था, इसलिए जब उसे पता चला कि बुचर ने स्वर्ग की ओर चाकू उठाकर उसे मार डाला है, तो उसने इटर्नल पीस में घुसपैठ की और उस छोटे से पंथ का सफाया कर दिया जिसने बुचर का निचला शरीर छीन लिया था। वह अच्छी तरह जानता था कि कसाई का शरीर उसके शरीर से बड़ा है,
इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर के निचले हिस्से को काट दिया और कसाई के शरीर को अपने शरीर से जोड़ दिया। और अब उसका दुस्वप्न वास्तविकता में बदल गया था। वह स्वर्गीय खान अभी मरा नहीं था, वह जिंदा था और अब वह उसके निचले शरीर की ओर आ रहा था। ग्रैंड शमन की आंखों के कोने तेजी से फड़क उठे और वह पवित्र हॉल में वापस जाने के लिए मुड़ा। हॉल में मंदिरों पर सुनहरे कंकाल रखे हुए थे। कुछ मानव आकार की हड्डियां थीं और कुछ जानवरों के आकार की हड्डियां भी थीं। कुल 18 मंदिर थे और उनमें से 17 में सुनहरे कंकाल थे। 18वें मंदिर पर एक चमड़ी और हड्डियों से बना बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसकी हालत इतनी खराब थी मानो वह मर गया हो। ग्रैंडमास्टर, हेवन खान यहाँ है। ग्रैंड शमन अपने राजदंड पर झुक गया और अपना सिर नीचे करते हुए एक घुटने पर बैठ गया। उस बुजुर्ग ने, जो माचिस की तरह दुबला पतला था, अपनी तीखी आंखें खोली और उसकी आवाज उल्लू जैसी थी। पुनर्जन्म का वह पवित्र बच्चा कहाँ है जिसे ढूंढने के लिए मैंने तुम्हें कहा था? ग्रैंड शमन के सुनहरे माथे पर सुनहरा पसीना आ गया जब उन्होंने तीखी आवाज में कहा, मैंने उसे अभी तक नहीं पाया है। उस अस्त व्यस्त वृद्ध ने तीखी आवाज में चिल्लाकर कहा, पुनर्जन्म के पवित्र बच्चे के बिना क्या मेरे पिछले 17 जन्मों के पुनर्जन्म व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? मैं ईश्वर बनने से केवल आधा कदम दूर हूं, आधा कदम। ग्रैंड शमन ने अपना सिर नीचे झुका लिया और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस अस्त व्यस्त वृद्ध ने कठोरता से कहा, मेरे रहते हुए स्वर्गीय चाकू तुम्हारे लिए चीजें कठिन बनाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आसानी से अपना जीवन नहीं खपाऊंगा। उसका निचला शरीर उसे लौटा दो और तुरंत मेरे लिए पुनर्जन्म के पवित्र बालक को खोजो। ग्रैंड शमन चौंका और अचानक एक बिजली उसकी कमर के पास से गुजरी। अब उसके लिए बचाव करना बहुत देर हो चुकी थी। ग्रैंड शमन एक क्षण के लिए चुप रहे और फिर अपना मुंह खोला, जूनियर ब्रदर ग्यात्सो, अंदर आइए। एक जादूगर राजा ने उसे सुना और तुरंत पवित्र हॉल में आया और झुककर पूछा, महान जादूगर, क्या बात है? महाशय ने राजदंड उठाया और उसके सिर में छेद कर दिया। फिर उसने उसका निचला शरीर अलग करके अपने शरीर से जोड़ लिया। बिना किसी भाव भंगिमा के उसने झुककर कहा, महाशय, शिष्य क्षमा चाहता है। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, विज्ञापन पुनः नहीं ढूंढ सकते, तो आप परिणाम जानते हैं। ग्रैंड शमन ने प्रणाम किया और कसाई के निचले शरीर के साथ पवित्र हॉल से बाहर चले गए। जब वे पवित्र हॉल से बाहर निकले, तो हॉल के अंदर से कुरकुराहट की आवाजें आईं, मानो कोई शमन राजा ग्यात्सो के शरीर को खा रहा हो। ग्रैंड शमन की आंखें फड़कने लगी और कमर में तेज दर्द उठा। उसने शमन राजा ग्यात्सो के शरीर को अपने शरीर से बेरहमी से जोड़ दिया था और अपनी जादुई शक्ति से उन्हें एक साथ जोड़ दिया था। हालांकि उनका मांस, साथ ही उनकी हड्डियां, टेंडन, मेरिडियन चैनल, सार, क्यूई और रक्त एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। उन्हें एक साथ मिलाने के लिए उसे गुप्त औषधि का उपयोग करना पड़ा और ग्यात्सो के शरीर को अपने शरीर में बदलना पड़ा। बुचा का शरीर पाने के बाद से ही उसे लगता था कि वह अपने जीवन काल में एक कदम और आगे बढ़ सकेगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बुचा अभी भी जिंदा होगा और उससे मिलने आएगा। इसके अलावा, चूंकि ग्रैंडमास्टर का भौतिक शरीर सूख चुका था, इसलिए उसने बुचा के साथ जीवन मरण का संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसके पास बुचा का निचला शरीर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि शमन राजा ग्यात्सो कमजोर नहीं था, फिर भी उसकी तुलना ग्रैंड शमन के पिछले शरीर से नहीं की जा सकती थी। अगर वह अपने पिछले लोक में वापस साधना करना चाहता था, तो उसे नहीं पता था कि उसे कितना समय लगाना होगा। ग्रैंड शमन ने दर्द सहा और बुचर के शरीर के निचले हिस्से को पहाड़ से नीचे ले आए। किनव्यू पहले ही बुचर और ब्लाइंड के साथ पहाड़ पर चढ़ चुके थे, इसलिए वे पहाड़ के आधे रास्ते में मिले। ग्रैंड शमन ने बुचर के शरीर के निचले हिस्से को नीचे रखा और अभिवादन किया, स्वर्ग खान। कसाई ने अपने निचले शरीर को देखा और फिर ग्रैंड शमन की कमर को देखा और अपना सिर हिलाया, क्यों परेशान हो? मुझे अभी भी 200 से अधिक वर्षों तक मेरे भौतिक शरीर का पोषण करने और इसे मरने नहीं देने के लिए आपको धन्यवाद देना है। ग्रैंड शमन की आंखों के कोने 2 बार फड़क उठे। किनम्यू ने उस सुनहरे निचले शरीर को बाहर निकाला और कहा, महान शमन, मैं आपका शरीर आपको वापस कर दूंगा, इसे रखने का कोई मतलब नहीं है। ग्रैंड शमन के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं और उसने भारी स्वर में उत्तर दिया, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे परिष्कृत करके एक खजाने में बदल सकते हैं। किनम्यू ने सद्भावनापूर्वक पूछा, मैं देख रहा हूं कि आपका शरीर ठीक से जुड़ा नहीं है। मैं उपचार की कला में निपुण हूं। अगर ग्रैंड शमन मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, तो मैं इसे ठीक से जोड़ने में आपकी मदद कर सकता हूं। तुम मुझे नुकसान पहुंचाने का मौका लेना चाहते हो? ग्रैंड शमन ने उपहास किया और अपने शरीर के निचले हिस्से को बाहर निकाल लिया।
किन म्यू ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। सभी डॉक्टर मरीजों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। मैंने दादाजी बुचर को उसके शरीर को फिर से जोड़ने में मदद करने से पहले उसके शरीर को वार्म अप के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। बुचर मुस्कुराया, मुझे आपकी चिकित्सा विशेषज्ञता पर भरोसा है। अगर हम वापस जाकर औषधालय को ढूंढ सकें और उसे खुद ये काम करने दें, तो और भी बेहतर होगा। हालांकि ग्रेट रूइंस में वापस लौटने में बहुत समय लगेगा। वह अचानक चिल्लाया, बूढ़े आदमी, क्या तुम अभी भी जीवित हो? उसकी ऊंची आवाज पूरे पहाड़ पर गूंज उठी। रोलन के स्वर्ण महल से एक प्राचीन और तीखी आवाज आई, चिंता मत करो, अगर स्वर्ग खान अभी तक नहीं मरा है, तो मैं कैसे मर जाऊंगा? यह बूढ़ा भूत वास्तव में अभी भी जीवित है। कसाई ठंडी हंसी हंसा, मैं तुम्हें देर सवेर मरवा दूंगा, चलो चलें। किन म्यू ने बुचर के शरीर के निचले हिस्से को उठाया और वे तीनों पहाड़ से नीचे उतर गए। ब्लाइंड ने पीछे मुड़कर पहाड़ की ओर देखा और वह अपने विचारों में डूबा हुआ था। अंदर का वह व्यक्ति बहुत मजबूत है। कसाई ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया, मुझे लगता है कि अपने निचले शरीर के बिना मैं उसका विरोधी नहीं हूं। इसलिए तुम्हें उससे निपटने के लिए मेरे साथ यहां आना होगा। यह बूढ़ा 17 बार पुनर्जन्म ले चुका है और 18 जन्म जी चुका है। इसकी उम्र शायद 10,000 साल हो गई है, फिर भी यह नहीं मरा। मैंने इससे कई बार लड़ाई की है और यह बहुत शक्तिशाली है। किन म्यू चिल्लाया, 18 जन्मों तक जिया, 10,000 वर्षों का जीवन काल, यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव नहीं है? तुम्हें महान खंडहरों में 10,000 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे देवताओं और शैतानों को देखना चाहिए था, है ना? दरअसल इस दुनिया में कई डरावनी चीजें हैं। हालांकि तुम अभी भी जवान हो और इस तरह के अस्तित्व के संपर्क में नहीं आ सकते। बुचर ने आगे कहा, वह बूढ़ा शैतान या भगवान तो नहीं है, लेकिन वह उनसे दूर नहीं है। वह अतीत के बारे में बहुत कुछ जानता है और कई राज भी जानता है। अगर वह दुश्मन न होता, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा न होता। ब्लाइंड ने सिर हिलाया, वास्तव में कुछ भयानक अस्तित्व हैं। उदाहरण के लिए मेरी आंखें। उसने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। किन म्यू का दिल थोड़ा कांप उठा। ब्लाइंड की आंखें किसी ने खोदकर निकाली थीं, लेकिन ब्लाइंड ने कभी किसी को नहीं बताया था कि असल में ये किसने किया था। इसके पीछे क्या राज था? जब वे रोलन के स्वर्ण महल से निकले और लिंग युगसियो के साथ फिर से इकट्ठा हुए, तो वे मैदानी इलाकों में बसे एक बर्बर शहर में पहुंचे। किन म्यू ने शहर से कुछ औषधीय सामग्री खरीदी और अपनी बोरी से एक बड़ा बर्तन निकाला। दादा कसाई, मुझे पहले आपके शरीर के निचले हिस्से को उबालना होगा ताकि उसमें से महापुरुष शमन का खून और शमन का जहर निकल जाए। उसने हंडे में पानी का एक बड़ा घड़ा डाला और उसमें एक एक करके औषधीय सामग्री डाली। जब पानी उबलने लगा और औषधीय सुगंध आने लगी, तो उसने कसाई के शरीर को पानी में डाल दिया। हो लिंग चिंतित थी, क्या यह पकाया जाएगा? अंधा मुस्कुराया और बोला, जब तुम्हें मांस की सुगंध आएगी तो समझ लेना कि वह पक चुका है। कसाई ने गुस्से से जवाब दिया, मेरा शरीर तो भगवान द्वारा काटे जाने के बाद भी नहीं मर सकता, तो फिर इसे उबलते पानी के बर्तन में कैसे पकाया जा सकता है? कुछ देर उबलने के बाद किन म्यू ने औषधीय पानी का रंग देखा और औषधि का प्याला खोलकर कुछ काले और लाल रंग के सूखे हुए मेंढक निकाले। वे सभी नाखून के बराबर आकार के थे और कड़ाई में बिखर गए। टोड पहले से ही सूख चुके थे, लेकिन जब वे पानी में गए तो वे पुनर्जीवित हो गए और उबलते पानी में इधर उधर दौड़ने लगे तथा शमन विष को सोखने लगे। कुछ समय बाद कुछ टोड जहर के कारण मर गए। किन म्यू ने पानी का एक और बर्तन बदला और शमन के जहर को पूरी तरह से निकालने के लिए 9 बार वही प्रक्रिया दोहराई। उसने देखा कि कसाई के शरीर के निचले हिस्से का खून फिर से लाल हो गया है और उसकी रक्तवाहिकाओं में रक्त अपने आप प्रवाहित होने लगा है, मानो वह जीवित हो। किन म्यू ने एक और कड़ाही में पानी उबाला और 1 दर्जन से अधिक औषधीय सामग्री को बदल दिया, जिससे देर रात तक उसके शरीर में उत्तेजना बनी रही। लिंग युगसियो और छोटी लोमड़ी पहले ही सो चुके थे। हरा बैल भी सो गया था, जबकि ब्लाइंड जमीन पर बैठा अपनी बांस की छड़ी पर टेक लगाए ऊँघ रहा था। सिर्फ किन म्यू और बुचर ही कड़ाही के पास पहरा दे रहे थे। किन म्यू ने अपनी कनिष्ठ रक्षक तलवार निकाली और कसाई को देते हुए कहा, दादा कसाई, मैं आपका शरीर काटने में असमर्थ हूं, इसलिए आपको यह काम स्वयं करना होगा। आपको अपने ऊपरी शरीर पर उगी मांस की झिल्ली को काटना होगा। तुम्हें तलवार चलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाकू चलाऊंगा। कसाई ने अपना सुअर काटने वाला चाकू निकाला और दांत पीसते हुए एक टुकड़ा काटा और अपने घावों पर उगी मांस की झिल्ली को काट डाला। उसकी साधना प्रबल थी, इसलिए वह अपनी प्राणशक्ति का उपयोग करके तुरंत अपने घावों को सील कर पाया और उन्हें खून बहने से रोक पाया। किन म्यू ने निचले शरीर को कड़ाही से बाहर निकाला। निचले शरीर का घाव अभी भी ताजा था, इसलिए उसे काटने की जरूरत नहीं पड़ी।
किन म्यू ने जैड की शीशियां निकाली और ऊपरी और निचले शरीर के अनुप्रस्थ कांटों पर ध्यान से ड्रैगन की लार मल दी। जैसे ही उसने ड्रैगन की लार को उस पर लगाया, उसने देखा कि मांस तेजी से बाहर निकल रहा है, मानो वे छोटे लाल कीड़े हों जो बिना रुके हिल रहे हों। उन्होंने शरीर के दो भागों को तुरंत नहीं जोड़ा, बल्कि अपनी प्राणिक क्यूई को धागों में परिष्कृत किया, ताकि सभी टैंडन और तंत्रिकाओं को चुनकर उन्हें पहले पुनः जोड़ा जा सके। उसकी हथेली पर प्राणिक ची धागों की संख्या बढ़ती गई और वे हर मांस, हर झिल्ली, आंतों, रीढ़ों को जोड़ते गए और धीरे धीरे पूरे शरीर को एक साथ जोड़ते गए। हालांकि कमर की त्वचा अभी विकसित नहीं हुई थी। किन म्यू ने अंततः अपने घाव पर ड्रैगन की लार लगाई और त्वचा भी प्राकृतिक रूप से वापस उगाई, जिससे घाव बंद हो गया। उसने हिम्मत जुटाई और बुचा को उठाकर औषधियों के बर्तन में रख दिया। उसने औषधियों का आखिरी पैकेट बर्तन में डाला और पानी को उबलने के लिए रख दिया। कढ़ाई में बुचा ने अपनी बाहें बगल में टिका दी और अचानक कहा, मूअर, सारी मेहनत के लिए धन्यवाद। किन म्यू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैंने इतने सालों तक दादाजी एपोथेक्री से उपचार की कला सीखी थी और मेरे सभी कौशल दादाजी एपोथेक्री द्वारा सिखाए गए हैं। इसे कठिन नहीं माना जा सकता। मुझे आशा है कि आपकी प्रतिष्ठा एपोथेक्री की तरह खराब नहीं होगी। पानी धीरे धीरे उबलने लगा और बुचा ने मुंह में सफेद धुंध छोड़ी। हाँ, सही कहा। मैं तुम्हें उस छोटे से कपड़े के बोरे से चीजें निकालते हुए देख रहा था। यहां तक कि इस कढ़ाई को भी बोरे से निकाल लिया। तुम्हारे बोरे में कुछ अजीब है, मुझे भी दिखाओ। किन म्यू ने वह बोरी सौंपते हुए कहा, मैंने यह बोरी रोलन के स्वर्ण महल से उठाई थी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन बोरी में 1 एकड़ का क्षेत्र है, इसलिए मैंने इसका उपयोग सामान रखने के लिए किया है। कसाई ने बोरी खोली और अंदर झांककर एक अजीब सा भाव व्यक्त किया। मूअर, ऐसा लगता है कि तुमने रोलान के स्वर्ण महल के खजाने से बहुत सारी चीजें उठा ली हैं। किन म्यू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आप क्रिप्पल से सीख सकते हैं, लेकिन आप इसके आदी नहीं हो सकते। कसाई ने आह भरी। दरअसल गांव में हम सबकी अपनी अपनी बुरी आदतें होती हैं। अपंग चोरी करना पसंद करते हैं, अतः अक्सर लोगों को जहर देता है और हर जगह छेड़खानी करता है। जहां तक मेरी बात है, मैं पहले बहुत घमंडी था और अपनी छुरियों को आसमान की तरफ उठाता था। अंधा घमंडी और तुच्छ होता है, बहरा बहुत घमंडी होता है, गूंगे की अपनी सोच होती है और वह किसी को इसके बारे में नहीं बताता। गांव के मुखिया के बारे में बात मत करो, वह ऐसे पेश आता है जैसे वह कोई गहरा रहस्य हो और दादी कोई उपद्रवी हो। मुझे डर है कि तुम्हें हमारी सारी बुराइयां पता चल गई होंगी। किन म्यू ने गंभीरता से कहा, चिंता मत करो दादा कसाई। जब से मैं गांव से बाहर आया हूं, मैंने अभी तक कोई परेशानी नहीं पैदा की है। कुलपति मुझसे बहुत प्रसन्न है। ऐसी स्थिति में यह अच्छी बात है। आप समस्या पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे सुलझाने में भी सक्षम होना होगा। कसाई ने बोरी को हिलाया और मुस्कुराया। मैंने यह बोरी पहले देखी है और इसे ताओटी बोरी कहा जाता है और यह ताओटी की खाल से बनी है। महान खंडहर में एक शुद्ध रक्त वाला ताओटी होना चाहिए और अगर हमारे गांव वाले मिलकर उसका मुकाबला करें, तो हम उसे हरा सकते हैं। इस ताओटी बोरी को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई खाल शुद्ध रक्त वाले ताओटी की नहीं है, लेकिन इसकी वंशावली बहुत ऊंची मानी जा सकती है। मैंने पहले जो ताओटी बोरी देखी थी उसका व्यास केवल 10 फीट है और इसके अंदर बहुत सी चीजें नहीं रखी जा सकती। इसे किसी अजीब जानवर की खाल से बनाया गया होगा जिसका रक्त ताओटी के वंश से आता हो। तो मैं समझता हूं। किन म्यू आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने तुरंत पूछा, मैंने कुछ ऐसे घर देखे हैं जो बाहर से बड़े नहीं दिखते, लेकिन अंदर बहुत बड़ी जगह होती है। ऐसा कैसे हुआ? यह आसान है। ताओटी के खून से बने अजीब जानवरों की हड्डियों को पीसकर सीमेंट में मिलाना, पेंट में मिलाना भी ठीक है। इस तरह अंदरूनी जगह बड़ी हो जाएगी। बुचा ने कहा, ताओटी एक दिव्य पशु है, एक प्रकार का अजगर। यह दिव्य पशु केवल खाता है, मल त्यागता नहीं, इसलिए इसके पेट में जगह बहुत बड़ी है। इसकी खाल का उपयोग ताओटी की थैली बनाने के लिए किया जाता है, जबकि इसकी हड्डियों का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। इसके उपयोग के कई तरीके हैं, हालांकि शुद्ध रक्त वाले बहुत कम हैं। किन म्यू उसके पास ही रही और वे दोनों तब तक गपशप करते रहे जब तक कि किन म्यू को अनजाने में नींद नहीं आ गई। जब उसकी नींद खुली, तो उसने देखा कि कढ़ाई के नीचे की आग बुझ चुकी थी। वह आग फिर से जलाने ही वाला था कि बगल से बुचा की आवाज आई, मूअर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब मेरे शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है। किन म्यू ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो कसाई पहले ही तैयार हो चुका था। उसने एक नई पैंट पहनी थी, जो किन म्यू ने दवाइयां लाते समय कपड़ा खरीदकर बनाई थी। इस बुजुर्ग ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक ढीला चीनी गाउन पहना हुआ था और उसकी दाढ़ी के बिखरे हुए बाल पूरी तरह से साफ किए हुए थे।
जिससे वह तरोताजा दिख रहा था। कसाई ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बार बार सिर हिलाया। तुम पहले ही बड़े हो गए हो। हमने पहले भी तुम्हारी मदद की थी और अब तुम हमारी मदद कर सकते हो। यह अच्छी बात है, यह अच्छी बात है। बाहर से ब्लाइंड की आवाज आई, सुअर मारने वाले, अगर तू बोलता रहेगा तो निकल नहीं पाएगा। तेरा चेला पहले ही पहुंच गया है। कसाई बाहर आया और बोला, तुम्हारे तावटी बोरे में एक देवता के हाथ की हड्डी है जिसे मैं तुम्हारे लिए रखूंगा। तुम इसे अपने साथ नहीं ला सकते, वह देवता अभी भी जीवित है। अगर तुम इसे अपने साथ ले गए तो यह तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। किन म्यू हैरान रह गया, हाथ की हड्डी का मालिक अभी भी जीवित है। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, मैंने इसे स्वर्ग से काट कर लाया था, इसलिए निश्चित रूप से वह अभी भी जीवित है। कसाई और ब्लाइंड एक कतार में चलते हुए धीरे धीरे दूर चले गए। हालांकि उनके कदम धीमे थे, उनकी गति बहुत तेज थी। दूर से कसाई की आवाज आई, यह वही हाथ था जिसके बदले मैंने अपना निचला शरीर दिया था, लेकिन लगता है कि इस पर लगा दिव्य मांस उतारकर उसे आत्मा की गोलियों में बदल दिया गया है, इसलिए अब सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। मूर, नया साल मनाने के लिए गांव वापस आना याद रखना। ब्लाइंड की आवाज भी दूर से आई। किन म्यू ने उन्हें विदा किया और मुस्कुराते हुए उनकी पीठ के पीछे की परछाई की ओर हाथ हिलाया, मैं नए साल पर जरूर वापस आऊंगा। ब्लाइंड ने उसे हाथ हिलाते हुए देखा और बिना सिर घुमाए ही हाथ हिलाने के लिए हाथ उठा लिए। दादाजी ब्लाइंड निश्चित रूप से शक्तिशाली हैं, किन म्यू ने कहा, इतनी दूर होने के बावजूद इतना स्पष्ट रूप से देख पाना। कुछ ही देर बाद दूर से एक भारी आवाज आई और मैदान के आसमान में गूंज उठी, जूनियर भाई किन, भाई किन, किन। किन म्यू ने सुना कि यह चांसलर बाशान की आवाज थी और तुरंत चिल्लाया, मैं यहां हूं। वह आवाज अभी भी चिल्ला रही थी, शाही शिक्षाविद किन, शिक्षाविद किन, किन। किन म्यू ने फिर उत्तर दिया। फिर भी चांसलर बाशान की आवाज अभी भी दूर से पुकार रही थी और उन्हें एहसास हुआ, चांसलर बाशान शायद अभी भी यहां से कुछ 100 मील दूर है। उनकी आवाज यहां तक पहुंच सकती है लेकिन मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच सकती। लिंग युक्सियु जाग गई और तुरंत बोली, गाय, मुझे करने दो। जब उसने कहना समाप्त किया तो उसने अपना हाथ लहराया और एक ज्वाला दिव्य कला जारी की, जिससे आकाश में एक आग का गोला चला जो उफनती गर्मी की लहरों के साथ फट गया। किन म्यू ने उसकी प्रशंसा की कि वह दिल से चतुर थी और मुस्कुराते हुए कहा, यह बेकार है, वह अभी भी यहां से कुछ 100 मील दूर है इसलिए वह इसे नहीं देख सकता। हो लिंगा और हरा बैल भी जाग गए। हरे बैल ने इधर उधर देखा, लेकिन कसाई और अंधे को नहीं पाया। उसने पूछा, बूढ़े मालिक कहाँ हैं? वे चले गए हैं। किन म्यू ने अब भी चांसलर बाशान को तरह तरह से चिल्लाते सुना और आह भरी। चांसलर बाशान की आवाज वाकई बहुत जबरदस्त है और वो सचमुच बात कर सकते थे। ये कल्पना करना बहुत मुश्किल था कि इतना रूखा आदमी इतना बातूनी कैसे हो सकता है। किन म्यू ने कहा, चलो सरहद की तरफ चलते हैं। अगर चांसलर बाशान हमें नहीं ढूंढ पाए तो वो जरूर उधर ही जाएंगे। हरे बैल ने अपना असली रूप दिखाया और किन म्यू ने हु लिंग को बैल की पीठ पर चढ़ा दिया। लिंग युक्सियु भी उछल पड़ा। हरे बैल ने एक कदम बढ़ाया और सीमा की ओर दौड़ पड़ा। किन म्यू ने अपने बगल में बैठी लड़की की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं? लिंग युक्सियु ने सिर हिलाया, निशान भी चला गया है। देखो, मेरी कमर पर पहले एक कट था और अब वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसने अपने कपड़े ऊपर खींचे और अपनी कमर दिखाते हुए बगल की ओर मुड़ी। यहीं उसकी त्वचा बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी कमर भी बहुत गोरी थी। शायद पहले धूप में उसका रंग काला नहीं हुआ था। किन म्यू की त्वचा पहले से ज्यादा काली थी क्योंकि वह गर्मियों में अक्सर सरजिंग नदी में नंगा तैरता था और खुद को तपती धूप में खुला छोड़ देता था। कभी कभी तो उसकी पूंछ पर बैठे विशालकाय मछली के राक्षस भी उसका लगातार पीछा करते थे। अब जब वह इंपीरियल कॉलेज आ गया था तो किन म्यू को नंगा घूमने का कोई मौका नहीं मिला, इसलिए उसका रंग धीरे धीरे गोरा होता गया। हालांकि लिंग युक्सियु की तुलना में किन म्यू अभी भी थोड़ा सा सांवला था। किन म्यू ने अपनी उंगली बढ़ाकर उसके घाव वाली जगह को छुआ। उसे अभी भी घाव पर एक उभार महसूस हो रहा था। लिंग युक्सियु को गुदगुदी महसूस हुई और वह खिलखिलाकर हंसने लगा। किन म्यू ने कहा, हिलना मत, मैं जमे हुए खून को घोलने में तुम्हारी मदद करूंगी, वरना यहां हमेशा एक गांठ बनी रहेगी। लिंग युक्सियु ने तुरंत हिलना बंद कर दिया और अपनी कमीज ऊपर उठा ली। किन म्यू ने अपनी प्राणची को ग्रीन ड्रैगन प्राणची में बदल दिया और प्राणची के धागे उसकी उंगली के सिरे से निकलकर उसकी त्वचा में सावधानी से घुसकर जमे हुए खून को घोलने लगे। लिंग युक्सियु को केवल सुन्नता और गुदगुदी महसूस हुई जिससे वह फिर से खिलखिला उठी। तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो।
वहां एक गुदगुदी वाली जगह है। किन म्यू ने अपना सिर नहीं उठाया और कहा, इसे सहन करो। एक पल में यह गुदगुदी नहीं करेगा और थोड़ा दर्द महसूस होगा। एक पल बाद लिंग युक्सियू को सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हुआ और उसने तुरंत नीचे देखा। उसने सिर्फ किन म्यू को अपने नेचर फ्रेग्रेंस सिल्क के रुमाल से बहते हुए थक्केदार खून को पोंछते देखा। थक्कादार खून बह जाने के बाद त्वचा पर कोई निशान नहीं बचा था। लिंग युक्सियू ने अपनी कमीज नीचे खींची और मासूमियत से अपनी आंखें झपकाईं। दिव्य चिकित्सक, मेरी पीठ पर अभी भी कुछ घाव हैं। मुझे नहीं पता कि वे निशान छोड़ेंगे या नहीं। हो लिंग ने ऊंची आवाज में और साफ शब्दों में जवाब दिया, मैंने तुम्हारी पीठ पर जख्मों पर मरहम लगाया और दवा लगाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए जमा हुआ खून निचोड़ लिया था। इससे कोई निशान नहीं रह जाएगा। लिंग युक्सियू ने उसकी ओर देखा और छोटी लोमड़ी बहुत मीठी मुस्कान दे रही थी और बहुत बनावटी। हम लोमड़ी, दोनों ने एक साथ सोचा। हो लिंग एर ने अपनी आंखें झपकाईं। बहन युक्सियू, इस साल आपकी उम्र कितनी है? लिंग युक्सियू की निगाहें झपकाईं और पूछा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 12 वर्ष है। मैं 16 साल का हूं। आप युवा स्वामी से 1 वर्ष बड़े हैं। लिंग युक्सियू को ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटी लोमड़ी ने उस पर झपट्टा मारा हो और उसके दुखते दिल पर 2 वार कर दिए हों। ये लोमड़ी भले ही छोटी सी हो, लेकिन उसकी चालें बेरहम और अप्रत्याशित थीं, जिससे वह अपना बचाव करने में असमर्थ हो गई। उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि यह छोटी लोमड़ी शैतानी इरादे रखती है। हर रात किन म्यू के बिस्तर पर आकर ऐसे पेश आती जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसका व्यवहार संकोची नहीं था, बल्कि वह बेशर्मी से प्यारी बन जाती थी। और अब यह छोटी सी बदचलन लड़की पहले से ही आक्रामक हो गई थी। लिंग युक्सियू भले ही बेबाक और दिल की लड़की लगती थी, लेकिन दूसरी लड़कियों से अलग। वह बेबाक और सीधी सादी थी, लेकिन उसका अपना एक अलग ही अंदाज था। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बहन लिंग, तुम्हारे पंजों के बाल वाकई बहुत मुलायम हैं। तुमने उन्हें इंसानी हाथों में बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? हो लिंग ने जम्हाई ली और आंखें सिकोड़ते हुए कहा, युवा मालिक को यह तरीका पसंद है। बहन लिंग, आपने अपना रूप क्यों नहीं बदला? युवा मालिक को यह तरीका पसंद है। अपनी आंखें देखो जो हमारी आंखों से अलग है। युवा मालिक को यह तरीका पसंद है। लिंग युक्सियू युद्ध हार गया था। इस छोटी लोमड़ी के पास एक अभेद्य रक्षा कवच था जो अवरोध के बाद पलटवार करता था। यह ग्रेट थंडरक्लैप मठ की दिव्य कला दर्पण में फूल की तरह था जो दूसरों के हमलों को उन पर प्रतिबिंबित कर सकता था। इस लोमड़ी ने किससे सीखा? लिंग युक्सियू उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था और थोड़ा गुस्से में था। हो लिंग को खुद पर गर्व था। रेन लिसनिंग पवेलियन में उसने इस क्षेत्र की तकनीकों के बारे में रेन लिसनिंग पवेलियन की युवतियों से सलाह ली थी। लिंग युक्सियू को अचानक समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। दरअसल उसे एक छोटी लोमड़ी से जलन हो रही थी। उसने शाही परिवार का खौफ सचमुच खो दिया था। उसका फिगर वैसा ही था और हालांकि किन म्यू उसे थोड़ा गोल मटोल कहने में थोड़ी अंधी थी, फिर भी उसका रूप बुरा नहीं था। छोटी लोमड़ी की चाल चाहे कितनी भी तीखी क्यों न हो, उसने अपना रूप नहीं बदला था। विजय पहले से ही उसके हाथों में मजबूती से पकड़ी हुई थी और उस दुष्ट स्त्री से ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे अभी सीमा तक पहुंचे भी नहीं थे कि चांसलर बाशान आखिरकार उनके पास पहुंच ही गए। जब उन्होंने देखा कि बुचर पहले ही जा चुका है, तो यह बलवान व्यक्ति स्तब्ध होकर रोने लगा और साथ ही स्वर्गीय चाकू को कोसने लगा। किन म्यू ने उसे एक पल के लिए दिलासा दिया और कहा, ऐसा नहीं है कि उसे तुम्हारी याद नहीं आती, बस उसे तुम्हारा जिद करना पसंद नहीं, इसलिए वो पहले चला गया। दरअसल दादा बुचर तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। जब उन्होंने सुना कि तुम खतरे में हो, तो वो सबसे पहले दौड़कर आए थे। रोना बंद करो, रोना बंद करो, हम बॉर्डर स्टेशन पहुंच रहे हैं। मार्शल खान एक छोटी बच्ची की तरह कैसे रोता हुआ दिखाई दे सकता है? चांसलर बाशान ने अपने आंसू पोंछे और अपनी सारी व्यथा उस पर उड़ेल दी। उन्होंने किन म्यू को हर बात बतानी शुरू की। बचपन से ही बिस्तर गीला करने की सजा के तौर पर उन्हें खड़े रहना पड़ता था। उनकी साधना का हर एक विवरण, स्वर्गीय चाकू से अपने अधोवस्त्र धुलवाने में मदद करना, कैसे स्वर्गीय चाकू उन्हें पड़ोसी गांव से बत्तख का सूप चुराने के लिए लाया था। किन म्यू ने विनती भरी नजरों से लिंग युक्सियू की ओर देखा और उसने असहाय होकर अपने कंधे उचका दिए। इंपीरियल कॉलेज। युवा कुलपति ने चुपचाप अपना सामान एक छोटे से बंडल में बांधा और आधिकारिक मुहर से जुड़ा अपना रिबन जमीन पर फेंक दिया। सर्वोच्च शिक्षा के भवन के दरवाजे पर अपनी आधिकारिक मुहर टांगते हुए उन्होंने इंपीरियल कॉलेज पर एक आखिरी नजर डाली और मुस्कुरा दिए। अनुशासन के पुरोधा तेज कदमों से आगे बढ़े और एक छोटी सी बांस की टोकरी लेकर आए। उस टोकरी में एक छाता और किताबें वगैरह रखी थीं। चलो चलें,
दूसरों को डराने की कोई जरूरत नहीं है। युवा मुखिया मुस्कुराया। वे दोनों बिना किसी को डराए पहाड़ से नीचे चले गए और जब वे पहाड़ के नीचे पहुंचे तो ड्रैगन किलिन तुरंत खड़ा हो गया और अपनी पूंछ हिला दी। मेरा जीवन समाप्त हो रहा है और मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं ला सकता। युवक ने इस ड्रैगन किलिन के सिर को सहलाया और उसका सिर हिलाया। अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम बस मेरे बुढ़ापे में मरने का इंतजार करोगे। छोटे दोस्त, तुम आजाद हो। कच। ड्रैगन की किलिन के गले की जंजीर खुल गई और ड्रैगन किलिन ने उसे भावशून्य दृष्टि से देखा। उसने सिर हिलाया और पूछा, बूढ़े मालिक, अगर मैं आपके पीछे नहीं आ सकता तो मैं कहां जाऊं? आप मूल रूप से स्वतंत्र रूप से रह रहे थे, तो आप कहां नहीं जा सकते? युवा कुलपति ने हाथ हिलाकर इंपीरियल कॉलेज की ओर देखा, जिसे उन्होंने खुद बनवाया था। उनकी आंखों में थोड़ी सी अनिच्छा थी। वे अचानक मुड़े और चले गए। अपने आखिरी साल यहीं बिता रहा हूं, फिर भी आज यहां से जा रहा हूं। मैं इंपीरियल कॉलेज में बुढ़ापे में नहीं मरना चाहता। बूढ़े और जवान राजधानी शहर से बाहर चले गए और जब वे शहर से बाहर निकल गए तो युवा कुलपति ने अनुशासन के बुजुर्ग से कहा कि वह वहीं रुक जाए, क्योंकि वह स्वयं उस व्यक्ति की ओर चल पड़ा। दाओ दोस्त, शाही उपदेशक ने अभिवादन किया। क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? क्या तुम सम्राट से अपनी बर्खास्तगी की मांग नहीं करोगे? युवा कुलपति मुस्कुराए। जब मैंने सहजता से यह पद ग्रहण किया था तो मैं सम्राट के लिए नहीं आया था, तो मुझे सम्राट के लिए क्यों जाना है? मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया और अब मुझे विदा करने आए हैं। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने दुख से आह भरी। दाओ मित्र, तुम तो पहले से ही मौत का सामना कर सकते हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति तक पहुंचने के लिए मुझे कितने वर्षों तक साधना करनी होगी। मुझे तुम्हें विदा करने दो। दोनों साथ साथ आगे बढ़े, जबकि अनुशासन के वरिष्ठ भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने कहा, जब मुझे पता चला कि तुम जा रहे हो तो मुझे लगा जैसे मेरे दिल का एक बड़ा टुकड़ा छूट गया हो। इस दुनिया में मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम्हारे बिना मेरे पास बात करने के लिए एक व्यक्ति कम हो गया है। युवा मुखिया ने कहा, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं और तुम्हारा भविष्य कठिनाइयों से भरा है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह बाधाओं से भरा है और मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। शाश्वत शांति सम्राट गुरु ने रुककर कहा, उस समय मैं आपको अपना गुरु मानना चाहता था। आपने मुझे स्वीकार क्यों नहीं किया? युवा कुलपति ने शांतिपूर्वक कहा, मैं जानता था कि आप मुझसे बेहतर होंगे और भविष्य में मुझसे भी ऊंची उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं आपका गुरु बनने के योग्य नहीं हूं। इसलिए मैं आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता। आपने जो सोचा है वह मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। वे ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने पूरे जीवनकाल में कभी हासिल नहीं कर पाता। मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं आपका गुरु नहीं बन सकता। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक एक कदम आगे बढ़े और उनके पीछे चले। मैं अभी भी थोड़ा उलझन में हूं और थका हुआ हूं। बताओ, क्या हम जो रास्ता अपना रहे हैं वह रूढ़िवादी है? तथाकथित रूढ़िवादी मार्ग की दृष्टि में जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वह रूढ़िवादी मार्ग नहीं है। युवा कुलपति रुक गए और उनकी आंखों में देखते हुए बोले, हमने संप्रदायों में सुधार के लिए प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय और इंपीरियल कॉलेज स्थापित किए और विद्वानों को पढ़ाने, आम लोगों और संप्रदायों के अनुयायियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए अनेक संप्रदायों की शिक्षाओं को एकत्रित किया। उनकी नजर में हम रूढ़िवादी मार्ग से भटक रहे हैं और एक अक्षम्य पाप कर रहे हैं। हालांकि हमारी नजर में यही रूढ़िवादी मार्ग है। दूसरे क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो, जो सही है वह सही है। दूसरों के उग्र भौंकने से इसे गलत मत होने दो। यदि आपको कोई त्रुटि विनती शाही गुरु का शरीर थोड़ा कांप उठा। तुम जो करना चाहते हो वह बहुत बड़ा है और आगे का रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा है। मेरा जीवन समाप्त हो रहा है और मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें अपने आप पर ही निर्भर रहना होगा। युवा मुखिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वापस जाओ। शाश्वत शांति ने अपने हाथ जोड़े और जमीन पर झुककर कहा, आधे जीवन के समर्थन के लिए धन्यवाद दाओ मित्र। युवा कुलपति ने उनके अभिवादन का उत्तर देते हुए कहा, चूंकि हम एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने पीछे मुड़कर देखा। उनके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और वे राजधानी शहर में लोगों के असीम समुद्र में गायब हो गए। युवा कुलपति उठे और अनुशासन के वरिष्ठ को बुलाया, चलो चलें। युवा पंथ प्रमुख के लिए सत्ता में आने का समय आ गया है। महान दीवार की सीमाओं पर चांसलर बाशान के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब वह किन म्यू और लिंग युगसियु को सीमांत क्षेत्र में ले आए। उनके मन में गहरी नाराजगी थी।
जब ड्यूटी पर तैनात उस बर्बर सेनापति ने उन्हें आते देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह बोला, मार्शल खान, पवित्र भूमि ने आदेश दिया है कि जब हम तुम्हें देखें तो तुम्हें सीमा से बाहर न जाने दिया जाए। चांसलर बाशान की निगाहें बर्फीली थी और उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आप मरना चाहते हैं? उस बर्बर सेनापति की रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई और उसने चारों ओर देखा। चांसलर बाशान ने चारों ओर खड़े सेनापतियों पर नजर डाली और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम सब मरना चाहते हो? उस बर्बर व्यक्ति ने स्वयं को मजबूरन चिल्लाया, द्वार खोलो। द्वार खुल गए और चांसलर बाशान बैल पर सवार होकर सीमाओं से बाहर निकल गए। किन म्यू ने पीछे मुड़कर देखा और आश्चर्य से चीख पड़ा जब उसने देखा कि एक बर्बर युवक शहर के प्रवेश द्वार की मीनार पर अपने मुक्कों का अभ्यास कर रहा है, जो इतने जोरदार थे कि हवा बन रही थी। उस बर्बर युवक ने देखा कि कोई झांक रहा है और तुरंत नीचे देखने के लिए अपना रुख बदल लिया। ये युवक बहुत मजबूत है और इसकी नींव बहुत मजबूत है, किन म्यू ने प्रशंसापूर्वक कहा। उस युवक ने अपनी नजरें घुमाईं और उसकी आंखों से चमक उठी जैसे ही वह चिल्लाया, मार्शल खान, मेरा नाम पेंगोक्सो है। मैं प्रेयरी राजा का पुत्र हूं। मैं भविष्य में मार्शल खान को अवश्य हराऊंगा और प्रेयरी का अधिपति बनूंगा। चांसलर बाशान ने पीछे मुड़कर उस बर्बर युवक को देखा और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, शानदार साहस, प्रशिक्षण जारी रखो। तुम एक अच्छी नींव वाले अंकुर हो। मुझे अपने मुक्कों की श्रृंखला फिर से दिखाओ। पेंगोक्सो ने मुक्कों की एक और श्रृंखला चलाई और चांसलर बाशान ने किन म्यू से कहा, इस बच्चे को अपने मौके के कौशल पर बहुत नियंत्रण है और उसकी शक्ति अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक भयंकर है। उसके शरीर की योग्यता बहुत असाधारण है और वह निश्चित रूप से एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति बनेगा। किन म्यू ने सिर हिलाया। वही चालें, वही साधना, फिर भी कुछ लोगों के मौके दूसरों से ज्यादा जोरदार होते। यह उनकी अनोखी प्रतिभा थी जो दूसरों को ईर्ष्या के सिवा कुछ नहीं देती थी। मैं प्रभावित हूं। जब तक वह मर नहीं जाता, वह निश्चित रूप से मैदान पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएगा। जैसे ही वे किंगमेन दर्रे की ओर बढ़े, चांसलर बाशान की प्रशंसा पाकर पेंगोक्सो का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने और भी कड़ा अभ्यास किया। कुछ ही देर बाद आकाश में सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकी और एक जादूगर राजा उतरा। गंभीर चेहरे के साथ उसने ड्यूटी पर तैनात जनरल को बुलाया और पूछा, क्या आपने मार्शल खान को बाहर जाने दिया है? ड्यूटी पर तैनात जनरल ने खुद को संभाला और कहा, मार्शल खान के पास अपार शक्ति है, इसलिए मैं उसे रोकने का साहस कैसे कर सकता हूं? अगर हम उसे बलपूर्वक रोकेंगे तो मुझे डर है कि हमारे सीमावर्ती स्टेशन पर भारी संख्या में लोग हताहत होंगे और हमारे लिए इटर्नल पीस की सेना से बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। उस जादूगर राजा ने ठंडी सांस ली और फटने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर पेंगोक्सो पर पड़ी जो शहर के प्रवेश द्वार पर मुक्कों का अभ्यास कर रहा था। वह हैरान और खुश हुआ और पेंगोक्सो की ओर इशारा करके पूछा, यह किसका बच्चा है? हमारे बर्बर डी साम्राज्य के सर्वोच्च खान राजकुमार पेंगोक्सो का युवा पुत्र। उस जादूगर राजा ने मुस्कुराते हुए उसे दूर से ही पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। पेंगोक्सो का शरीर बेकाबू होकर उड़कर उसके सामने आ गिरा। बहुत बढ़िया योग्यता। यह वह असाधारण संविधान है जिसकी ग्रैंड शमन को तलाश है। उस जादूगर राजा ने उसे परखा और संतुष्ट भाव से कहा, पुनर्जन्म का पवित्र बच्चा जिसे खोजने का आदेश ग्रैंड शमन ने हमें दिया था, अंततः मुझे मिल गया है। पेंगोक्सो, मेरे पीछे आओ। ड्यूटी पर तैनात जनरल चौंक गया और उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह जादूगर राजा पहले ही सुनहरी रोशनी की किरण में बदल चुका था और पेंगोक्सो को ले आया था। जब वह पेंगोक्सो को रोलन के स्वर्ण महल में वापस लाया तो उसने इस नन्हे राजकुमार को ग्रैंड शमन के पास भेजा। ग्रैंड शमन भी आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। वह तुरंत पेंगोक्सो को पवित्र कक्ष में ले आया और प्रणाम किया। ग्रैंड मास्टर, पुनर्जन्म का पवित्र बालक मिल गया है। उसकी बनावट ग्रैंड मास्टर जैसी ही है। वह एक दुर्लभ प्रतिभा है जो मैदानी इलाकों में हर कुछ 100 वर्षों में एक बार ही मिलती है। ग्रैंडमास्टर अब पुनर्जन्म ले सकते हैं। मंदिर से एक करुण हंसी की आवाज आई और अचानक एक हड्डीदार राक्षस बाहर निकला। नीचे सिर और ऊपर पैर करके वह पेंगोक्सो से सिर मिलाकर चिपक गया। पेंगोक्सो के मन में एक विश्वव्यापी धमाका हुआ और उसकी आत्मा नष्ट हो गई। उस राक्षस के शरीर से पेंगोक्सो के शरीर में लगातार सार तत्व प्रवाहित हो रहे थे। उसी समय उस महागुरु की आत्मा भी पेंगोक्सो के शरीर में स्थानांतरित होकर स्थापित हो रही थी। शिष्य, जब मैं पुनर्जन्म लूंगा तो जिसे मरना चाहिए वह नहीं मरेगा और जिसे जीना चाहिए वह नहीं बचेगा। इससे भाग्य बदल जाता है और प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन होता है। इसलिए मृत्यु का दूत मेरी आत्मा को पकड़ने आएगा। मृत्यु के दूत को रोकने के लिए अपनी संरचना ठीक से स्थापित करो। ग्रैंड शमन तुरंत आगे बढ़े और पेंगोक्सो के चारों ओर स्थापित करने के लिए मंदिर निकाले।
मंदिरों पर पिछले 17 जन्मों के कंकाल थे, जिन्हें ग्रैंडमास्टर ने जादुई कलाकृतियों में परिष्कृत करके छोड़ दिया था। अचानक किसी दूसरे स्थान और समय से ठंडी हवा के झोंके से पूरा स्थान कांप उठा। इस पवित्र हॉल की अग्नि तुरंत मंद पड़ गई, जब एक छोटी नाव किसी दूसरे स्थान और समय से धीरे धीरे तैरती हुई आई। वह एक अंधेरी दुनिया थी और रोशनी का एकमात्र स्रोत छोटी नाव के अगले हिस्से पर टंगा हरा लैंप ही लगता था। हरा लैंप मंद रोशनी में था और उसके नीचे एक बुजुर्ग बैठा कागज की नावें और कागज के इंसान तह कर रहा था। नाव धीरे धीरे पवित्र हॉल की ओर बढ़ी। ग्रैंड शमन बेहद चिंतित हो गया और उसने तुरंत अपनी सारी जादुई शक्तियां उन मंदिरों में डाल दी। मंदिरों में 17 सुनहरे कंकाल मानो जीवित हो गए हों और दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार और अपनी वास्तविक दुनिया के बीच एक पंक्ति में खड़े हो गए हों। नाव पर बैठे बुजुर्ग असीम अंधकार से घिरे हुए थे और अपने कोण से देख रहे थे। उनके दीपक के अलावा जो उनकी दुनिया में प्रकाशित था, एकमात्र अन्य प्रकाश दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार से था और वह प्रवेश द्वार वर्तमान में 17 कंकालों द्वारा अवरुद्ध था। उसने अपना हाथ उठाया और कागजी इंसान और घोड़े जैसे जीवंत हो उठे, जैसे कागजी इंसान उन घोड़ों पर सवार होकर सुनहरे कंकालों से घिरे प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। इस बीच घोड़ों पर सवार कागजी इंसान अपने कागजी चाकू और तलवारें घुमा रहे थे। उन्होंने मुंह खोला और मानो जोर जोर से चिल्ला रहे हों, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। 17 कंकाल एक साथ आगे बढ़े और कागज के मनुष्यों और कागज के घोड़ों के साथ हाथापाई करने लगे, जो तेजी से उनकी ओर आ रहे थे। इन 17 सुनहरे कंकालों ने एक ऐसी संरचना बनाई जिसमें अपार शक्ति थी और जिससे ये संरचना देवताओं को टक्कर देने वाली शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थी। हालांकि दूसरी दुनिया की शक्ति असाधारण रूप से भयावह थी। जब कागजी चाकू और तलवारें तेजी से नीचे गिरीं, तो ग्रैंडमास्टर के सुनहरे कंकाल भी उनसे बचाव नहीं कर सके। एक चाकू आसानी से हड्डी को काट सकता था और एक तलवार आसानी से उनकी खोपड़ी में छेद कर सकती थी। ग्रैंड शमन ने 17 सुनहरे कंकालों को नियंत्रित किया और कागजी इंसानों और घोड़ों के हमलों को रोकने के लिए जी जान से डटे रहे। इस बीच ग्रैंडमास्टर ने अपने पुनर्जन्म की गति तेज कर दी। फिर भी उन्होंने दूसरी दुनिया से आई छोटी नाव को और करीब आते देखा। नाव पर मौजूद बुजुर्ग पहले ही लालटेन उठाकर खड़े हो गए थे। ग्रैंड शमन के माथे पर पसीना आ गया जब उसने देखा कि छोटी नाव पहले ही रास्ते में तैर चुकी थी और दूसरी दुनिया से उनकी असली दुनिया में पहुंचने वाली थी। इसी बीच दीपक पकड़े हुए बुजुर्ग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो वह दूसरी दुनिया से पुनर्जन्म लेने वाले ग्रैंडमास्टर को उस दुनिया में खींचना चाहता हो। अचानक ग्रैंडमास्टर का शरीर अकड़ गया और वह बिना सांस लिए हवा में ही नीचे गिर पड़े, जबकि पेंगोक्सो ने अपनी चमकदार काली आंखें खोल दी। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, दोनों दुनियाओं के बीच का रिश्ता टूट गया। कागजी इंसान और कागजी घोड़े पल भर में जलकर राख हो गए। इस बीच दूसरी दुनिया से बढ़ा हुआ हाथ धीरे धीरे पीछे हट गया और गायब हो गया। पवित्र हॉल में अचानक अग्नि पुनः प्रज्वलित हो गई और पहले का धुंधलापन बिना किसी निशान के गायब हो गया। पेंगोक्सो ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अंततः सफल हो गया। बधाई हो ग्रैंडमास्टर, ग्रैंड शमन ने झुककर कहा। पेंगोक्सो ने हाथ हिलाया और ग्रैंड शमन पीछे हट गया। हॉल का दरवाजा बंद करते हुए उसने आह भरी, अगर ग्रैंडमास्टर की उम्र और कमजोर शरीर न होता तो वे स्वर्गीय चाकू को कैसे ऊपर चढ़ने देते। अब जब ग्रैंडमास्टर का पुनर्जन्म हो चुका है तो वे आखिरकार एक और जीवन जी सकते हैं। इस तरह शाश्वत शांति साम्राज्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी और स्वर्गीय चाकू भी कोई समस्या नहीं होगी। किंगमेन दर्रे में किन म्यू ने गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियां खरीदने जाने से पहले चांसलर बाशान को 2 जेड बोतलें फेंक दी। युवा स्वामी, कुलपति युवा स्वामी की तलाश कर रहे हैं। किन म्यू ने अपनी जड़ी बूटियां लेना समाप्त किया और मेडिकल स्टोर के दुकान सहायक ने कहा, युवा मास्टर कृपया जितनी जल्दी हो सके दर्रे को छोड़ दें और हामनी प्रांत की ओर चलें। किन म्यू थोड़ा स्तब्ध रह गया और उसने अपना सिर हिलाया। वह सराय में लौट आया और चांसलर बाशान के जख्मों को ठीक करने के लिए स्पिरिट की गोलियों का एक बर्तन तैयार किया। उसने हु लिंग को बुलाया और बिना कुछ कहे सीमा पार कर हामनी प्रांत की ओर चल पड़ा। लिंग युक्सियो उस समय नहा रही थी और जब वह नहाकर निकली तो किनम्यू बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी और तुरंत चांसलर बाशान से पूछने गई। चांसलर बाशान को भी नहीं पता था कि किनम्यू कब चला गया था और कुछ सोचने के बाद उसने उससे कहा, राजकुमारी, चिंता की कोई बात नहीं है। लोमड़ी भी यहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि छोटे भाई का अपहरण नहीं हुआ है और वह लोमड़ी के साथ चला गया है। लिंग युक्सियु थोड़ी निराश हुई। किन म्यू ने उसे कुछ नहीं बताया और इस बार चुपचाप चला गया। क्या इतना रहस्यमय होने की आवश्यकता थी? वह क्या नहीं कह सकता था? चांसलर बाशान ने स्पिरिट की गोलियां खाईं और उठे। राजकुमारी,
आइए हम इंपीरियल कॉलेज लौट जाएं। हम जितने समय से बाहर हैं, उसके हिसाब से ग्रैंड चांसलर को जल्द ही इस्तीफा दे देना चाहिए। नए ग्रैंड चांसलर को भी जल्द ही पदभार ग्रहण कर लेना चाहिए। आइए हम पहले लौट जाएं। ग्रैंड चांसलर हमेशा मेरा ध्यान रखते रहे हैं, कम से कम मुझे उन्हें विदा तो करना ही चाहिए। लिंग युक्सियु समझ गया। इस बीच इसी समय किन म्यूहू लिंग एयर को आगे ले आया था और वे हामनी प्रांत के करीब पहुंच गए थे। उनकी यात्रा में हर जगह युद्ध की उथल पुथल और अराजकता थी। कुछ संप्रदाय ये घोषणा कर रहे थे कि सम्राट गलत रास्ते पर चले गए हैं और उन्होंने विश्वासघाती शाही गुरु को पूरी दुनिया में भारी उथल पुथल मचाने की अनुमति दे दी है। इसलिए संप्रदायों ने विद्रोह कर दिया और न्याय के नाम पर गलत को शुद्ध करना चाहा। जब वह हामनी प्रांत के पास स्थित लुओ शहर पहुंचा, तो वहां हर तरफ लड़ाइयां चल रही थीं। लोगों के पास जीविका चलाने का कोई जरिया नहीं था और सेनाएं हर जगह विद्रोहों को दबा रही थीं। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वे पानी को उबलने से रोकने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। शाश्वत शांति साम्राज्य के धर्मगुरु ने इस ज्वाला को बहुत तेजी से जलने दिया था। शाश्वत शांति साम्राज्य की परिषद के अधिकांश पदाधिकारी विभिन्न संप्रदायों के विशेषज्ञ थे और अब जब इन संप्रदायों ने विद्रोह कर दिया था, तो इन पदाधिकारियों ने मिलकर विद्रोह कर दिया था। साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी और विद्रोह को दबाना पहले से ही बहुत मुश्किल था। दुनिया में फैली अराजकता को शांत करने के लिए इंपीरियल प्रीसेप्टर के पास क्या तरीका है? किन म्यू हैरान था। अगर यह इसी तरह चलता रहा, तो मुझे डर है कि इस दुनिया के सभी संप्रदाय विद्रोह कर देंगे। जब वह समय आएगा, भले ही शाश्वत शांति साम्राज्य विद्रोह को शांत करने में सक्षम हो, तो उसे शक्ति में भारी नुकसान होगा। यह ऐसी बात थी जिसे शाश्वत शांति शाही उपदेशक निश्चित रूप से देखना नहीं चाहेंगे। यदि शाश्वत शांति साम्राज्य को शक्ति में भारी नुकसान हुआ, तो वह शाश्वत शांति साम्राज्य के आसपास के अन्य देशों को कैसे शांत कर सकता था और वह जीवन भर की उपलब्धि हासिल करने के लिए महान खंडहरों पर कैसे कब्जा कर सकता था। लुओ शहर की सीमा पर किन म्यू बस एक राहगीर था और उसकी मुलाकात 10 से ज्यादा डाकुओं के समूहों से हुई जो उस पर हमला कर रहे थे। कुछ डाकू अस्थिर दैवीय कलाओं के साधक थे, जबकि कुछ लुओ शहर के अधिकारी थे जो पहाड़ियों पर कब्जा करके प्रभुता करने के लिए डाकू बन गए थे। उन्होंने अपनी तेज गति पर भरोसा किया और जब वह उन्हें हरा नहीं सके तो क्रिप्पल के हेवनली पिल्फेरिंग लेग स्किल का प्रयोग किया। इसलिए वह काफी सुरक्षित थे। यदि शाश्वत शांति साम्राज्यवादी उपदेशक इस विद्रोह को शांत करने और साम्राज्य की सभी विरोधी ताकतों को दबाने या खत्म करने में सक्षम हो, तो शाश्वत शांति साम्राज्य पूरी तरह से एकजुट हो जाएगा और यह बेहद भयानक होगा।